नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आप सुप्रीमो को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में ये दावा किया कि केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के सिर पर डाल दी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में इस दावे को गलत बताया। अब सीबीआई के इस दावे पर आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जज ने यह कहा कि केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है। क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया। जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, यह हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं। यह हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, यह आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे। वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं इसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया, और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके आधार पर उनको इंटरिम मिली। फिर दोबारा वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जेल चले गए। जब ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, सारे नियम कानून सब कुछ ताक पे रख के, बगैर आदेश की कॉपी के मोदी सरकार की ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जमानत पे स्टे ले लिया। और ईडी के न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है ईडी की ट्रायल कोर्ट ने, क्या लिखा है ईडी के न्यायालय ने? लिखा कि अरविंद केजरीवाल का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। लिखा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में साफ तौर पे लिखा कि ईडी फेयर और प्रॉम्प्ट तरीके से काम नहीं कर रही है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में लिखा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, बायस्ड होकर काम कर रही है। तो अगर यह मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि हमको एक मुख्यमंत्री को पकड़ के जबरदस्ती जेल में रखना ही है,
तो मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा बनाते जाओगे। झूठे मुकदमों की तो कोई सीमा है नहीं, चाहे जितना आप लगाते जाइए। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है। उनको हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इस बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप सांसद संदीप पाठक ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। संदीप पाठक ने कहा कि आज हम राज्यसभा के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन करेंगे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करेंगे। किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सरकार के एक स्वभाव का है। और जो सरकार अपना अस्तित्व इसी तरीके की तानाशाही करके अपने अस्तित्व को बचाना चाह रही है, अपनी निकम्मेपन को बचाना, दबाना चाह रही है, उसका एक नमूना है। तो ये किसी आदमी का, किसी पार्टी का पर्सनल नहीं है, ये देश का है। इसी के आधार पर ही तो एक साथ लड़े थे। तो संजय सिंह जी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे और सबको एडवाइस भी कर रहे थे कि अगर इसको मिलके रोका नहीं गया तो ये और भयावह रूप लेती जाएगी और सब तरफ फैलेगी। आज से राज्यसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है, आप लोग इस सेशन में जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है? आज हम प्रोटेस्ट करेंगे राज्यसभा में। जिस तरीके से केजरीवाल जी को इन्होंने कल गिरफ्तार किया, तो आज प्रोटेस्ट करेंगे और अभिभाषण का भी बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण का आप लोग बहिष्कार करेंगे? अभी तक हमने ये सोचा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति और संविधान सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है। संविधान की जब धज्जियां उड़ाई जाए, जब न्याय के नाम पर आप तानाशाही करो, तो आवाज उठाना जिम्मेदारी बन जाती है। पूरा इंडिया ब्लॉक आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई की पूरी संभावना थी, उस समय केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों ने दुरुपयोग पर बोलना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर से भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है। अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था।
लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। हमास और इजराइल बीते 8 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं इजराइल अपने लक्ष्य पर डटा हुआ है। उसका कहना है कि वे जल्द ही उत्तरी गाजा में हमास शासन को बदलने की योजना लागू करेगा। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जहरीली शराब का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है और 88 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। किशोर मकवाना ने राज्य में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की। T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल मैच का नतीजा सामने आ गया है, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली फाइनलिस्ट टीम मिल गई है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से अफगानिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के लिए पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने पहले सीरीज से चोरकस का टैग भी हटा दिया है। देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। साथ ही आज दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मानसूनी हवाएं चल रही हैं। अब दिल्ली के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इसके कुछ घंटों में गुरुग्राम, पालम, द्वारिका, दक्षिणी दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।